तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाए मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 697 को, कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले JSR आर्मी, सुभान, प्रियांशु, सौम्वी कुमार एंड डार्क शैडो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग ज़ूफेन सिल्वर डीमन। एंड वेरी स्पेशल थैंक्स टू मयूरेश निगाड़े फॉर ज्वाइनिंग सिस्टर चुचू लवर लेवल। ये लोग भी अगर मेंबरशिप को लेना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर जाकर के मेंबरशिप को ले सकते हैं। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जोगे चैंगफेंग को दिखाया जाता है, जो कि सेक्ट लीडर रैन से कहता है कि इन सभी पावर और फेम के चले जाने के बाद में डीमन स्कैमिंग सेक्ट अभी भी इस सब के बाद में मिडिल 3 सेक्टों में बनने के लायक है भी। इसके बाद में तो सेक्ट लीडर रैन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सिर्फ जोगे चैंगफेंग को घूरते रह जाते हैं और साथ ही अपनी सीट से उड़ जाते हैं। जोगे चैंगफेंग उनसे कहता है कि ठीक है फिर सेक्ट लीडर रैन, अब जबकि हमारी बात पूरी तरीके से सेटल हो गई है, तो अब तो आप बस इस साल के शेयर का ही इंतजार कीजिए। इस पर सेक्ट लीडर रैन भी उनसे कहता है कि ठीक है फिर अब से टियान्यू का सारा देखभाल अब ल्यू क्लैन के हाथों में है और चिंता मत करो। अगर बात रही एम्पायर के 3 गार्डियन सेक्टों की, उनमें से कोई सा भी टियान्यू की सीढ़ियों पर भी आकर के केओस मचाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करेगा, यहाँ तक कि टियान्यू की 3 सेक्टों में से कोई भी नहीं। और जोगे चैंगफेंग भी सेक्ट लीडर रैन को रेस्पेक्ट देते हुए कहता है कि तो फिर हम सेक्ट लीडर रैन के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। इसके बाद में फिर जोगे चैंगफेंग उनसे आगे कुछ भी कहे बिना वहां से सीधा वापस अपने टियान्यू के लिए निकल जाता है। उसे जाता हुआ देख करके इधर सेक्ट लीडर रैन तो खुशी के मारे हंसते हुए अपने मन में कहता है इन सभी केओस के बाद में मिस्टिकल हेवन सेक्ट तो ज्यादातर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। डीमन स्कैमिंग सेक्ट की आधी फोर्स खत्म हो जाने के साथ में अब वो पूरी तरीके से क्रिपल्ड हो चुका है और अब बस यहाँ पर हेवन थ्रिलिंग सेक्ट ही एक ऐसा सेक्ट है कि इस सब केओस के बाद में सिर्फ और सिर्फ जीत हासिल हुई है, इसलिए अब टियान्यू की कमाई भी सिर्फ और सिर्फ हमारी होगी। वाकई में ये जंग तो हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छी रही। अब इधर ये सब सोचने के बाद में इधर सेक्ट लीडर रैन अपने एक गार्ड को बुलाते हैं। एक गार्ड भी जल्दी से अंदर आता है और उनके ऑर्डर को सुनने लगता है। सेक्ट लीडर रैन अपने उस गार्ड से कहते हैं जल्दी करो और डीमन स्कैमिंग सेक्ट के उन बचे हुए लोगों के पीछे हमने जो लोगों को भेजा है उन लोगों के पास में जेट स्लिप भेज करके उन्हें वापस बुला लो। इसके साथ ही डीमन स्कैमिंग सेक्ट और मिस्टिकल हेवन सेक्ट के लिए मेरे नाम की एक वार्निंग भेजो। अब से उनमें से कोई भी टियान्यू के अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगा, ना ही टियान्यू के किसी मैटर को डिस्टर्ब करेगा। जो सब सुनने के बाद में तो इधर वो गार्ड हैरानी से अपने सेक्ट लीडर को देखता रह जाता है। ऐसे चेहरे को देख करके सेक्ट लीडर रैन भी उससे पूछते हैं कि आखिर अब तुम्हारे साथ में क्या हुआ, आखिर अभी तक तुम मेरा आदेश पहुंचाने के लिए यहाँ से क्यों नहीं गए। वो गार्ड उससे कहता है कि सेक्ट लीडर, क्या आप उन आदमियों की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने अभी तक आपको उस बात की सूचना नहीं दी। एक्चुअली में डीमन स्कैमिंग सेक्ट के बचे हुए लोगों का पीछा करने वाले हमारे लोग ऑलरेडी पहले ही यहाँ पे आने के लिए लौट चुके हैं। तो सेक्ट लीडर रैन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या आखिर वो लोग मेरे ऑर्डर्स के बिना यहाँ पर वापस क्यों आ रहे हैं, किसके अंदर इतनी ज्यादा अथॉरिटी है जिसने कि इन्हें वापस भेजा। गार्ड उन्हें बताता है कि सेक्ट लीडर, जैसा कि आपने हम लोगों से कहा था, हमारे एल्डर्स डीमन स्कैमिंग सेक्ट के उन बचे हुए लोगों का पीछा करने के लिए उनके पीछे गए, लेकिन बाद में टियान्यू के बॉर्डर पर उन लोगों का सामना ल्यू क्लैन के लोगों से हुआ, जिन्होंने की उन लोगों को वहीं पे रोके रखा, ताकि उन लोगों ने तो हमारे एल्डर्स की टीम तक को ट्रैप कर लिया था। बाद में उन लोगों ने बिना किसी दिक्कत के हमारे लोगों को जाने दिया और उनसे कहा कि उनका और उनके सेक्ट लीडर का ऑलरेडी एग्रीमेंट हो चुका है, इसलिए अगर कोई डाउट हो तो वापस अपने सेक्ट में जाकर के अपने सेक्ट लीडर से पूछ ले। उन लोगों को अभी तक इस बात की स्पष्टि नहीं मिली क्योंकि उन लोगों को अभी तक सर का कोई मैसेज नहीं मिला है, लेकिन अब जबकि उन्होंने खुद उनको रिहा कर दिया था, वो लोग इस बात के कंफर्म करने के लिए यहाँ पर आए हैं। सेक्ट लीडर, क्या वो पहले के आपके ऑर्डर्स नहीं थे? सुनने के बाद में तो सेक्ट लीडर रैन भी थोड़ा हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या उन्होंने कहा कि मेरी उनके साथ में ऑलरेडी डील हो चुकी है, लेकिन अगर अभी ये सच भी है, अगर इसका इफेक्ट तो अभी बस कुछ देर पहले ही हुआ है, हम लोगों के बीच की डील तो बस जस्ट अभी तो हुई थी। ये सब चीज के बारे में सोच करके सेक्ट लीडर रैन तो इधर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तो अपने मन में कहते हैं कि क्या उन लोगों को पहले से अपने इस बूढ़े आदमी के ऊपर पूरा विश्वास था, मुलिसा ओल्ड मैन मुझे अपनी डील के लिए मना ही लेगा। वाकई में सचमुच ये लोग तो बहुत ही ज्यादा चालाक हैं। वाकई में ल्यू क्लैन काफी ज्यादा टैलेंट के साथ में बढ़ा हुआ है, इनकी मदद से वो इसी तरह तेजी से काफी ज्यादा ग्रो करता रहेगा।
अक्सर वो गार्ड सेक लीडर रैन से पूछता है कि सेक लीडर क्या मैं अभी भी उस जेट स्लिप को उन लोगों के लिए भेजूं। सुनने के बाद में तो सेक लीडर रैन भी गुस्से में अपने मन में कहते हैं, लेकिन मुझे इस बात से नफरत है कि एक मामूली सा क्लैन मेरे साथ में खिलौने की तरह खेल गया। लेकिन मानना पड़ेगा जुगे चैंगफेंग के सभी बॉट्सों ने मुझे उसके ऊपर विश्वास करने के लिए मना ही लिया, और अब जब हमारी डील हो चुकी है तो अब मैं पीछे भी नहीं हट सकता। अब मैं सेक लीडर रैन उस गार्ड से कहते हैं कि ठीक है, उन जेट स्लिप्स को भेजो और उन दोनों सेक्टों को टियानियो के पावर हेड ल्यू क्लैन के बारे में पता लगने दो। पता लगने दो कि अब से ल्यू क्लैन हेवन थ्रिलिंग सेक्ट का रिप्रेजेंटेटिव है। इसका डीमन स्कैमिंग सेक्ट या किसी और सेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। उनमें से कोई भी अब उनको छेड़ने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करेगा। इसके बाद में वो गार्ड भी वहाँ से यस सर कहते हुए गायब हो जाता है। इधर सेक्ट लीडर रैन टियानियो के तीनों सेजेस के बारे में याद करते हुए कहते हैं, जुगे चैंगफेंग टियानियो के 3 सेजेस, अब मुझे पता चला कि आखिर तुम तीनों क्या चीज हो। इसके साथ ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और 1 महीने बाद में हमें ल्यू क्लैन का सीन दिखाया जाता है। डीमन स्कैमिंग सेक्ट के बचे हुए लोगों के साथ साथ बाकी के सभी लोग भी सेक्ट हॉल में खड़े होते हैं। वहीं पे उन्हें एक गार्ड बताता है कि स्टीवर्ट जुगे वापस आ चुके हैं। बाद में वो सभी लोग हैरानी से पीछे मुड़ करके उन्हें देखने लगते हैं, तो उनके पीछे से वाकई में स्टीवर्ट जुगे एक शांत फेस के साथ में अंदर आ रहे होते हैं और उसके चेहरे पर एक बड़ी जंग जीती हुई स्माइल होती है। जुगे चैंगफेंग के वहाँ पे आने के बाद में यूनाई उनसे पूछता है कि स्टीवर्ट जुगे बताइए कि आखिर आपकी डील का आउटकम क्या निकला। सरलैंग उसे कहते हैं कि क्लैन हेड जरा उसकी घिनौनी मुस्कान को तो देखिए, बेशक वो अपनी इस डील को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से करके आया है। जुगे चैंगफेंग भी उसे कहते हैं कि हे ओल्ड लैंग, वहाँ पर अपनी जान को दांव पर लगा करके तुम लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुम्हारा बिचौलिया बना हुआ था, तो यहाँ पर मस्त चाय कॉफी के साथ में रिलैक्स कर रहे थे। लैंग उसे कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं भी यहाँ पर कोई आराम नहीं बल्कि योजनाएं बना रहा था। जुगे चैंगफेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आया था और वो कहते हैं कि वो सब तो तुम्हारी सिर्फ घटिया प्लानिंग्स हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं या फिर यूमिंग ये सब कुछ नहीं कर सकते? जरा एक बार उस पत्थर दिल रेन जियाजुन से बात कर करके देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि आखिर डर क्या होता है। पर यूमिंग भी एग्री होते हुए कहता है कि हाँ, इस बात के ऊपर मैं स्टीवर्ट जुगे की बात के लिए एग्री होता हूँ। स्टीवर्ट जुगे एक बिचौलिया के तौर पर वाकई में हम दोनों से काफी ज्यादा बेटर है। बात यहाँ पर मिलिट्री स्ट्रेटेजीज की आती है तो यहाँ पर हम तीनों में से सबसे बेहतर मैं ही हूँ, और जब सेखी बखेरने की बात आती है तो मानना पड़ेगा वाकई में तो इसमें तो सिर्फ और सिर्फ आप ही हम तीनों से बेटर हैं। तो सब कुछ सुनकर कहते इधर सरलैंग भी काफी ज्यादा चिढ़ जाते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि हे, अब क्या तुम दोनों एक साथ मिलकर के मेरे ऊपर चढ़ोगे? लेकिन मैं बता दूं, मेरी रणनीतियां, मेरी प्लानिंग्स खाली दिखावे के लिए नहीं है। ओल्ड जुगे, क्या तुमने टियानियो के रिसोर्सेज को फिर से बांट दिया है क्या? डीमन स्कैमिंग सेक्ट के 10% रिसोर्सेज को काट करके तुमने हेवन थ्रिलिंग सेक्ट को दे दिया है। मुझे पता है कि तुमने उसके साथ में कुछ ऐसी ही डील करी होगी। हमारी तरह अनवांटेड कंट्रीब्यूटर यूं ही नहीं हूँ। जुगे चैंगफेंग कहते हैं कि हाँ, ऑफ कोर्स मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। इसके अलावा मेरे पास कैलकुलेशन करने के लिए कुछ था ही क्या, क्योंकि डीमन स्कैमिंग सेक्ट हमारे खिलाफ में जंग लड़ना चाहता है, तो उनके रिसोर्सेज को अपने पास होल्ड करे रखने का कोई पॉइंट नहीं बनता। इसलिए उन सबको रोकने के लिए हमें एक नए कवर की जरूरत थी, और इस तरीके से जब हम हेवन थ्रिलिंग सेक्ट को 10% एक्स्ट्रा देंगे, इस वजह से न सिर्फ हेवन थ्रिलिंग सेक्ट हमें प्रोटेक्ट करेगा, डीमन स्कैमिंग सेक्ट की नफरत उल्टी हेवन थ्रिलिंग सेक्ट के ऊपर हो जाएगी। मिस्टिकल हेवन सेक्ट को उसको पहले की तरह ही सेम इनकम मिलती रहेगी। इस वजह से मिस्टिकल हेवन सेक्ट भी उन लोगों के बीच में आने की हिम्मत नहीं करेगा और साइड पर रहेगा, और इस तरह उन लोगों को हमसे भी कोई आपत्ति नहीं होगी, और साथ साथ हमें हेवन थ्रिलिंग सेक्ट की भी कवरिंग मिलेगी, जिसका मतलब अब सीधा सीधा ये है कि अब ये सब मैटर यहाँ पर पूरी तरीके से सेटल हो चुका है। तो सुनकर तो यूनाई भी काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि क्या वाकई में स्टीवर्ट जुगे, क्या वाकई में यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है? जुगे चैंगफेंग भी कहता है कि हाँ, ऑफ कोर्स क्लैन हेड, अब आप बिना किसी दिक्कत के आराम कर सकते हैं। वैसे भी ये सिचुएशन हम लोगों के लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। टियानियो की पिछली उलझी हुई स्थितियों से तो बहुत ही ज्यादा आसान थी। सबसे पहले तो तीनों बड़े सेक्ट कोई बड़ी मुश्किल खड़ी नहीं कर रहे हैं, स्पेशली तौर पे तो हेवन थ्रिलिंग सेक्ट, वो भले ही डीमन स्कैमिंग सेक्ट की मदद करने के लिए अपने ट्रूप्स को भेज रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ तो सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए ही है। जब एक बार डीमन स्कैमिंग सेक्ट पूरी तरीके से एक मिडिल 3 सेक्ट में से एक बन जाएगा, तो तब वो हेवन थ्रिलिंग सेक्ट के लिए काफी बड़ी मुसीबत बन सकता है। सिर्फ उन कुछ 5000 सीक्रेट स्टोन्स के मर्जर की वजह से नहीं है, बल्कि इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए है कि ताकि ये चीज फिर दोबारा ना हो। इस बार वो लोग खुले तौर पर सीधे सीधे डबल ड्रैगन मैनर के रूल्स के अगेंस्ट गए हैं, क्योंकि हेवन थ्रिलिंग सेक्ट के पास में अब एक लक्ष्य है। अब जब हम उनके साथ हैं तो ये और भी ज्यादा आसान होगा। हम दोनों लोग मिलकर के डीमन स्कैमिंग सेक्ट को धीरे धीरे कुचलेंगे, जाकर के जो उसके फेस पर स्माइल आएगी वो से चाहिए। सरलैंग भी कहते हैं कि हाँ, और डीमन स्कैमिंग सेक्ट को अवॉइड करने के लिए हमने सिर्फ अपना 10% हेवन थ्रिलिंग सेक्ट को दे दिया, जिससे अब डीमन स्कैमिंग सेक्ट की नफरत हेवन थ्रिलिंग सेक्ट के लिए बढ़ गई। इसमें भी कम से कम हमसे कुछ इनकम पाने की इच्छा की वजह से वो लोग हमारे टियानियो को बर्बाद करने से पहले 2 बार तो जरूर सोचेंगे। हम लोग उनका और भी नेचुरल तरीके से सामना कर पाएंगे। तो चैंगफेंग उनसे कहते हैं कि ये सब कुछ कहना तो काफी ज्यादा आसान है, लेकिन
करना काफी मुश्किल। इस सब चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों को काफी ज्यादा खतरे का भी सामना करना होगा। लेकिन सर्लिंग, अगर आप मेरी जगह पर वहाँ गए होते तो अब तक तो आपका सफाया कर दिया होता। सर्लिंग और भी ज्यादा चिढ़ जाते हैं, उनसे कहते हैं कि ओल्ड फॉक्स झुके और अपना मुंह बंद रखो। जबकि उन लोगों की ये सारी नोक-झोंक को देखते हुए द डीमंस गेमिंग सेट के लोग तो अपने मन में यही कह रहे होते हैं। वाकई में मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि भले ही इन लोगों की कल्टीवेशन काफी ज्यादा कम है, लेकिन इन लोगों के पास में अपनी खुद की कुछ स्किल्स है जिन्हें की कोई सरपास बिल्कुल नहीं कर सकता। और यही है टियान्यू के 3 सेजेस की रियल पावर। न सिर्फ अपनी बुद्धि के साथ में ही तीनों सेक्टरों को एक ही बार में संभाल लिया। अब इधर इस सब के बाद में यूनाई भी उन लोगों से कहता है कि ठीक है, फिर अब हम लोगों का अगला काम सिर्फ और सिर्फ ब्रदर जू का उन लोगों से बदला लेना है। उसके बाद में तो सभी लोग काफी ज्यादा जोश के साथ में बढ़ जाते हैं और यूनाई की बात के लिए एग्री होते हैं। उनसे कहता है कि चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, जिस किसी ने भी ये किया है, हम लोग उससे अपना पूरा बदला जरूर लेंगे। ब्रदर जू के प्रोटेक्शन के अंदर ही हमारा ल्यू क्लैन आज इतना बड़ा हो पाया है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज यहाँ पर हमारी जान बची है। तो उनका बदला लेने का दायित्व भी सिर्फ हम लोगों का ही हो सकता है।